कभी कभी मुझे लगता है कि हम बलाओं, आफात और मुसीबतों की जद में रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। अभी कोरोना समेत आशूबे चशम ये अभी रिसेंट चल रहा है, ये खतरे कम नहीं हुए थे कि एक नया तबाहकुन और जानलेवा वायरस जो है ना, उसकी एंट्री पाकिस्तान में होने को ही है। अभी तक वो पाकिस्तान में पहुंचा नहीं है, लेकिन जो हमारे हालात वाक़यात है और जिस स्पीड से हम वायरस को कैरी करके ले आते हैं कोरोना की तरह अपने मुल्क में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इससे बच सकें। और ये इतना ख़तरनाक और इतना जानलेवा है, इतना जानलेवा ना तो डेंगू था, ना इतना जानलेवा कोविड था, और ना ही इतना जानलेवा या मुश्किल या परेशान कुन जो है आशूबे चशम है जितना खतरनाक ये वायरस है। ये निपा वायरस है जी। महकमा सेहत पंजाब ने भी अलर्ट जारी किया है अपने तमाम DHQs को, THQs को, RAC को, अपने तमाम अस्पतालों तक ये अलर्ट जारी करके पहुंचाया है कि वो अलर्ट हो जाएं। और इस वायरस का अगर कोई भी पेशेंट रिपोर्ट होता है, क्योंकि अभी तक इनको ये भी नहीं पता कि खुदा न खास्ता ये वायरस पाकिस्तान में आ ना चुका हो, पेशेंट्स रिपोर्ट होने में टाइम लगता है, तो उन्होंने एक अलर्ट जारी किया है कि किसी भी THQ, BHU, DHQ या किसी भी सरकारी अस्पताल में या बड़े अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इन अलामात के साथ पेशेंट रिपोर्ट होता है तो उसको ज़रूर रिपोर्ट करें, ताकि उससे अल्लाह माफ़ करे उसकी तबाही से बचाया जा सके। तो मैं आज के इस व्लॉग में आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात दूंगा कि ये होता क्या है, फैलता कैसे है, कहाँ से फैलता है, इसकी ट्रांसमिशन के तरीके क्या हैं, उनसे बचा किस तरह जा सकता है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। ये अगर हो जाए तो ये ला इलाज है। इसका मोर्टेलिटी रेट 74% है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो ये इससे भी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और ये इतना ख़तरनाक है, आप इस बात से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस वायरस से मुतासर होने के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट जो है, इससे मुतासरा मरीज़ जो है वो कोमे में चला जाता है, और कोमे में जाने के बाद उसकी रिकवरी और उसकी वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं आज आपको इस पे तफसील से समझा देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने चेक किया है, अभी तक मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं और बाकी किसी भी मीडियम पे इसकी फुल तफसील मौजूद नहीं है। जो लोग इसको तलाश करना चाहते हैं, जो ढूंढना चाहते हैं, उन्हें कहीं से गाइडलाइन नहीं मिल रही। तो इस व्लॉग को पूरा सुनिएगा, मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन देता हूँ कि ये क्या है और इससे किस तरह हमने बचना है। 1998 तक 1998 तक इस वायरस से दुनिया नाशना थी, ना किसी को पता था। ये 1998 के आखिर में और 1999 के यानी 1990 के स्टार्ट में ये सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था मलाइशिया में। मलाइशिया और सिंगापुर में ये वायरस रिपोर्ट हुआ, और इसका नाम जो निपा वायरस रखा गया, ये मलाइशिया के एक गांव का नाम था जिस गांव में ये पहली दफ़ा रिपोर्ट हुआ, इसलिए इसका नाम निपा वायरस रखा गया। और ये सबसे पहले चमगादड़ों से फैला। चमगादड़ों से फैलने के बाद ये पिग में आया, यानी सूअर में आया, और सूअर से फिर ये इंसानों में मुंतकिल किस तरह हुआ कि वहाँ पे जो सूअर के फार्म थे, जो पिग के फार्म थे, और वहाँ पे जो लोग, जो वर्कर काम करते थे, तो ये पिग से उन वर्कर्स में कैरी उन्होंने किया, और वहाँ से उन वर्कर्स में ये 300 लोग इकट्ठे से इन्फेक्ट हो गए थे। और ख़तरनाक बात यह है कि उन 300 के 300 की डेथ हो गई थी, उनमें से कोई सिंगल पर्सन भी सर्वाइव नहीं कर सका था। तो ये इस तरह इसकी ट्रांसमिशन हुई कि सबसे पहले चमगादड़ों में रिपोर्ट हुआ, चमगादड़ों से ये पिग में रिपोर्ट हुआ, और पिग से ये कैरी किया इंसानों ने, और फिर इंसानों से फैलता हुआ ये मलाइशिया से सिंगापुर, बांग्लादेश, भारत तक पहुंच चुका है। अब इसकी वजूहात पे नज़र डालते हैं जी। वजूहात इसकी कॉमन सी हैं। नेचुरल माहौल को इंसान ने अपनी बस्तियां बनाने के लिए, अपने आप को डिवेल्प करने के लिए, अपने सोसाइटियां बनाने के लिए बर्बाद करके रख दिया है, जिससे पूरी दुनिया में बड़ी स्पीड से जंगल कम हुए, खेत कम हुए। और जब जंगल कम हुए तो जंगली हयात जो थी उनमें एक डिप्रेशन का फैक्टर आया, उनमें चमगादड़ भी शामिल थे। जैसे ही जंगल कम हुए, दरख्त कम हुए, नेचुरल माहौल ख़त्म हुआ, तो उनमें भी डिप्रेशन डिवेल्प हुई। और वो डिप्रेशन डिवेल्प होने से, किसी भी जानदार में जब डिप्रेशन डिवेल्प हो जाता है तो उसका वायरल लोड बढ़ जाता है। इसी तरह चमगादड़ों में वायरल लोड बढ़ा, और वो वायरल लोड बढ़ने की वजह से उन्होंने उसके बाद वो वायरल लोड शिफ्ट किया, किसी फल को खाया या किसी जानवर को काटा, या किसी जानवर के थ्रू एक परिंदे से दूसरे परिंदे को, फिर तीसरे को, फिर जानवर को, और इस तरह फैलते फैलते वो वायरल लोड इंसानों तक पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उनमें वायरल लोड बढ़ा था तो उस वायरल लोड का नुकसान उन्हें क्यों नहीं हुआ, वो इंसानों तक कैसे शिफ्ट हुआ। तो मैं आपको इसकी सिंपल मिसाल देता हूं कि सांप में इतना जहर होता है, और वो एक टाइम आता है जब उसमें बहुत ज्यादा जहर ओवरफ्लो हो रहा होता है, और वो जाके किसी जानवर को या इंसान को काटते हैं और फौरी तौर पर मर जाता है। तो सोचिए वो सांप को क्यों नहीं इफेक्ट करता, क्योंकि इनकी नेचुरल तौर पे बॉडी ऐसी बनी होती है, क्योंकि उसमें जब वो डिवेल्प हो रहा होता है तो उनकी बॉडी को हार्म नहीं करता, लेकिन जब वो डिवेल्प हो जाता है तो वो अगले मीडियम के लिए, जहां तक उसने शिफ्ट होना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है।
तो सबसे पहले ये चमगादड़ों से, मलेशिया के गांव नेपा में चमगादड़ों से ये पिग में डेवलप हुआ, फिर पिग से ये इंसानों में आया और उसके बाद इसने इंसानों को इफेक्ट करना शुरू किया। जब ये पिग से इंसानों में शिफ्ट हुआ था और वहाँ की हुकूमत ने इसको बैक ट्रैक किया, तो उन्होंने अपने मुल्क के सारे फार्म हाउस बंद कर दिए और वहाँ पे मौजूद सारे के सारे पिग मार दिए थे, तमाम सूअर मार दिए थे। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और ये वायरस पिग से ट्रांसफ़र हो चुका था इंसानों में। उसके बाद अब मैं इसकी आपको अलामात बता देता हूँ कि इसकी अलामात क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये खुदा न खास्ता आपको जो मसला हो रहा है तो वो निपा वायरस की। इसकी अलामात में फ़ीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, लेजीनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है, सुस्ती होती है, सर में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो सकता है जिसे आप दिमागी दर्द कहते हैं, कि आपके दिमाग तक टीसें उठती हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वायरस जाके टारगेट करता है आपके दिमाग को, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, वहाँ पे सोजिश होती है और उससे आपको जो है वहाँ पे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द भी हो सकता है और ये दिमाग के खुलियों को जाके तबाह बर्बाद कर देता है। तो इस वायरस का अगर आप वन लाइनर कहें तो इंसान के जिस्म में जाने के बाद वन लाइनर में ये समझ लें कि इसका टारगेट इंसानी दिमाग होता है, यानी ये दिमाग को खा जाता है। और ये खतरनाक इतना है, जब ये किसी इंसान को इफेक्ट करता है तो 24 से 48 घंटों में वो इंसान कोमे तक चला जाता है। इस वायरस के मुतासरा मरीज को कोमे से वापस रिकवरी ना होने के बराबर चांसेस। उसके बाद नजर डालते हैं जी ट्रांसमिशन। जैसे मैं आपको पहले बता गया हूँ कि चमगादड़ों से हुआ, पिग में, पिग से इंसानों में शिफ्ट हुआ और इंसानों से फिर ये फैलता फैलता काफी मुल्कों में फैल गया। यानी कि ये एक जोनोटिक डिजीज है जो जानवरों से इंसान में फैली, फिर इंसानों से आगे और इंसानों में फैली। अच्छा, यहाँ भी इसके तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो वो फल जो इस चमगादड़ से मुतासरा होगा, इसने उसको काट लिया है, उस पर सलाइवा लग गया है, उस पर बैठी है या उस पर यूरिन किया है या इसके सीमंस वहाँ पे लगे हैं, तो वो फल जो है वो इन्फेक्ट करने का एक जरिया बन जाएगा। अगर फर्ज करें इसने किसी फल को टच किया है, उस पर इसका कोई ड्रॉप गिर गया, सीमंस का ड्रॉप लग गया, इसके सलाइवा लग गया, या इसने कुछ चख लिया या हल्का सा उसको इसने टेस्ट कर लिया, दांत लग गए और वो फल हमने नहीं खाया लेकिन उसका जूस पी लिया। जैसे मैं आपको खजूर के शेक की मिसाल देता हूँ, क्योंकि खजूर इनका बड़ा पसंदीदा फल होता है, तो खजूर का जो शेक पीते हैं उससे भी ये हमें शिफ्ट हो सकता है। तीसरा है जी, ये अगर किसी पानी को पी लें, किसी पानी को टच कर लें, या चमगादड़ किसी पानी में खुदा न खास्ता मर जाता है और वो पानी किसी भी तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो भी हमें ये वायरस हो सकता है। अच्छा, ये तीन तरीके तो पहले उसमें आ गए। अब दूसरे जो है दूसरा है जानवर। जो भी जानवर इससे इन्फेक्टेड होगा, चाहे वो बिल्ली होगी, चाहे वो कुत्ता होगा, चाहे वो पिग होगा या कोई भी जानवर, उस जानवर से जो इंसान उस जानवर के करीब जाता है, उस जानवर को पालता है, तो वो उस जानवर से उस इंसान में शिफ्ट हो सकता है। तीसरा जरिया क्या है जी, इंसान से इंसान में शिफ्ट होना। कोई मुतासरा मरीज है, कोई मुतासरा शख्स है जो इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, तो उस इंसान से भी ये वायरस जो है दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होता है और ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है, ये बहुत स्पीड से उस इंसान में शिफ्ट होता है। ये इसके तीन जरिए हैं जी ट्रांसमिशन के, ये इस तरह ट्रांसमिट होता है और आगे लोगों तक जाता है। अब आ जाते हैं जी, इससे बचाव क्या है। जिस शख्स को इसकी ट्रांसमिशन समझ आ गई है ना, उसे बचाव खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इससे बचाव क्या है, क्योंकि ट्रांसमिशन के जो जरिए हैं उन जराए से अगर हम बचेंगे तो इसका बचाव बहुत आसान है। और चमगादड़ से या जानवरों से अगर ये फैल रहा है तो इसे कंट्रोल करना बहुत आसान है। आप फलों से अवॉइड कर सकते हैं, ना अवॉइड करें, उन्हें अच्छी तरह धो सकते हैं और धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवरों से थोड़ा सा फासला रख सकते हैं, लेकिन ये हैक्टिक और ख़तरनाक तब होता है जब ये किसी इंसान में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इंसान से इंसान को बचाना ये बहुत मुश्किल है। अब अगर किसी इंसान को हो जाए तो उससे कैसे बचना है? दो तीन चीज़ें हैं जी। हॉस्पिटलाइज्ड अगर वो इंसान है तो हॉस्पिटल्स वालों ने खुद ही आइसोलेशन वार्ड्स बना रखी होती हैं, केयर करते हैं, बचाते हैं, दूसरे लोगों को दूर रखते हैं। लेकिन अगर किसी में अलामात हैं और अभी तक आप हॉस्पिटल नहीं गए, तो मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने उस शख्स को थोड़ा सा अपने आप से डिस्टेंस कर लेना है। एक घर है तो एक कमरे में उसे शिफ्ट कर दें। हाउस होल्ड चीज़ें जो हैं वो अलहदा कर दें, उसके पानी पीने का बर्तन, उसके खाना खाने का बर्तन, उसकी कोई ऐसी चीज़ जिस पे उसकी सक्रीशंस लगती हैं या उसका सलाइवा लगता है, उसको अलहदा कर लें।
उसके खाने पीने की चीज़ों को अलहदा कर लें, उसके बाद उसकी झूठी चीज़ ना खाएं, उसका पिया हुआ पानी ना पिएं, उसके पिए हुए ग्लास में पानी ना पिएं, उसके जिस कप में उसने चाय पी है उस कप में आप चाय ना पिएं। सक्रीशन से, उसकी जो सक्रीशंस हैं या सलाइवा है, उससे आप बच जाएं और उसके करीब आप जाने से बच जाएं, क्योंकि ये वायरस हवा में नहीं उड़ता। इस वायरस को भी मीडियम की ज़रूरत है, तो उसके मीडियम से आप बच जाएं कि जिसके थ्रू ये आप तक पहुंच सकता है, तो आप बड़ी हद तक इससे महफूज रह सकते हैं। अब आ जाते हैं इसका डायग्नोसिस क्या है। इसका डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है। वो कैसे मुश्किल है? क्योंकि इसकी अलामात कॉमन होती हैं और ये आम बुखार वाले को भी हो सकती हैं, ये इस पेशेंट को भी हो सकती है जिसे निपा वायरस ने इफ़ेक्ट किया हो। तो सबसे पहले तो आपका डॉक्टर उस पेशेंट को एग्ज़ामिन करने के बाद फैसला करता है कि इसमें सारे सिम्टम्स जो थे वो निपा वायरस वाले थे या नहीं थे। उसके बाद इसके लिए कुछ लैब टेस्ट हो सकते हैं, एलाइजा भी करवाया जा सकता है, रियल टाइम पीसीआर भी करवाया जा सकता है, और इवन के इसमें वायरल लोड भी देखा जा सकता है कि कितना है, जिससे अंदाज़ा हो सकता है, अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस पेशेंट को निपा वायरस ने इफ़ेक्ट किया है। अब सबसे मेन चीज़ पे आ जाते हैं जी, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। बचाव तो मैंने आपको बता दिया, ट्रांसमिशन भी बता दी, अलामात भी बता दी, सारा कुछ बता दिया। और सबसे मेन चीज़ कि इसका इलाज क्या है। हम अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी को हो जाता है तो हमने इसको ट्रीट किस तरह करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दूं, इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो 74% तक है, और वो कुछ स्टडीज़ में है कि शायद इससे भी ज़्यादा है, और ये भी आ रहा है कि इसमें बचने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। तो ये तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि खुदा न खास्ता इसने आपको इफ़ेक्ट कर लिया या आपके किसी प्यारे को इफ़ेक्ट कर लिया, तो वो बहुत मुश्किल चांसेस होते हैं हमारे जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे लिमिटेड हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, एंटीबायोटिक्स दे के उसको कवर कर देते हैं, लेकिन वायरस में जब कोई इन्फेक्टेड पेशेंट हमारे पास आता है, हम करते क्या है, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट होती है, और वो मैनेजमेंट होती है सिम्टम्स की। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। किसी को बुखार हो गया तो बुखार की दवा दे दी, किसी को साथ फ्लू हो गया तो फ्लू की दवा दे दी, किसी को सर दर्द है तो सर दर्द की दवा दे दी, किसी को वोमिट हो रही है तो वोमिट की दवा दे दी, किसी को कहीं और दर्द हो रही है तो उस दर्द की दवा दे दी। लेकिन डायरेक्ट वायरस को ट्रीट नहीं किया जाता। वायरस अपना एक टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसको पूरा करके ही ख़त्म होता है। तो कोशिश कीजिए, इस वायरस से बचिए, अपने आप को बचाइए। ये डेडली वायरस है, ये जानलेवा है, ये बहुत मुश्किल और हेक्टिक वायरस है। आप खुद को, अपने प्यारों को, अपने घर वालों को और स्पेशली अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचा के रखिए। बाहर पब्लिक एक्सपोजर से बचा के रखिए। अगर आपके घर में फ्रूट्स आते हैं तो अच्छी तरह धो के इस्तेमाल कीजिए। अगर पानी इस्तेमाल करना है तो अच्छी तरह बॉयल करके इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप किसी ऐसी चीज़ का जूस पीते हैं, अगर आपको यकीन है कि ये साफ़ सुथरी है, तो उसका जूस इस्तेमाल करें। अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी डाउट है या बाहर से आई है, तो कुछ दिन, कुछ अरसा, जब तक इसको ये हल नहीं हो जाता ये मसला, तो जूसेस से परहेज़ कर लीजिए, ताकि आप इस जानलेवा वायरस से महफूज रह सकें। अल्लाह ताला हमारी और आप सबकी इस जानलेवा मुसीबत से और तमाम किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।